बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इंग्लैंड ने भी अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है न्यूजीलैंड वाले वाक़े के बाद, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बड़ा धचका और ख़तरा हो सकता है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सिक्योरिटी इतलात पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते, ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इंग्लैंड की तरफ से भी, और पहले भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। विभागी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब भी ये बात कह चुके थे कि अभी इंग्लैंड ने भी फैसला करना है, और उन्होंने ये भी कहा वजूहात ये हैं कि मुआवन अमले के जहनी और जिस्मानी फलाह जो है वो अवलीन तरजीह है, ऐसा मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया इंग्लैंड की जानिब से। और उन्होंने कहा कि जो हम नहीं आ पा रहे तो हमें भी सिक्योरिटी खदशात हैं उसी तरह जैसा न्यूजीलैंड को हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने घर को ठीक करें और अपने मामलात को सेट करने की कोशिश करें। रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो इकट्ठा हो चुका है और ये धचका मुतवक्किल था, और हम हमेशा से अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ इस तरीके का सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। इस हवाले से बात करेंगे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और साथ ही साथ जो इस पूरे सिनेरियो में एक लॉबिंग क्रिएट की गई है, उस एंटी लॉबिंग का किस तरीके से खात्मा करना है, उसके हवाले से किस तरीके से डटना है, उसको भी डिस्कस करने की हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वफाकी वज़रा के वो तो थे ही थे, लेकिन आज़म सवाती साहब ने जैसे पहले बहुत से जो है सख्त किस्म के जुमले इस्तेमाल किए, तो अभी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर को भी मुतनाज़ बना दिया, और उन्होंने कहा कि इनका तकर्रुर जो है वो राज़ो न्याज की बातें हैं, सीग़े राज की बातें हैं, और ये बातें होती रहेंगी और हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से है, लेकिन मंजर आम पर लाने वाली बातें नहीं हैं। इलेक्शन होने वाला है, इतना मुतनाज़ बना दिया जाना हुकूमत की जानिब से क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और EVM के हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई में इजाफा हो चला है, रोज़ महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं। रोज़ महंगाई का एक नया बम आकर गिरता है, और रुपए की कदर जो है 4.1% गिर चुकी है, और पैसा जो है दिन ब दिन, रुपया जो है हमारा दिन ब दिन गिरानी का शिकार होता जा रहा है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत होती थी कि हम मईशत को बेहतर कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खसारा बढ़ चुका है, शरह सूद बढ़ चुकी है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इजलास में शिरकत कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास में, और क्या मौक़िफ़ और मोटिव लेकर वो वहाँ पर गए हैं, और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या बातें होंगी, और इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो जो शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ, तो जनाब वक़ास अब्रेज़ ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। इंग्लैंड ने भी जिस बात का खदशा था वही हुआ, इंग्लैंड ने भी अपना जो दौरा है वो मनसूख कर दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना सेटबैक देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एट द सेम टाइम अगर हम इंटरनेशनली नेशनली पाकिस्तान का इमेज देखें, तो इससे भी पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो उभरता है कि इससे पहले जो न्यूजीलैंड ने दौरा अपना कैंसिल किया और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिकेट के एम्बेसडर्स हैं, और इससे पहले भी हमारे जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और मौजूदा जो चेयरमैन है, उनको भी चाहिए कि एक स्ट्रेटजी के तहत ICC के अंदर जाएं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी मनफी प्रोपेगेंडा बुना जा रहा है, और स्पेशली इसके अंदर जो भारत का नेगेटिव किरदार है, उसको ज़रूर जो है हाईलाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान ने तमाम तर सिक्योरिटी मैयस की, इंश्योरेंस के लिए काम किया, पाक फौज के आला दस्ते जो है वो तैनात किए, सिक्योरिटी मैयस को इंश्योर करने की हर मुमकिन कोशिश की। जिस तरह जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कल मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी को और रेंजर्स को तैनात किया गया था। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड टीम के उन्होंने जो है एट द 11th आवर जो है वो सारी चीज़ों को नहीं, उन्होंने तो वक़ास साहब एक जुमला भी इस्तेमाल किया। उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि न्यूजीलैंड में इतने फौजी नहीं होंगे जितनी हमने सिक्योरिटी लगाई हुई थी, और आखिरी वक्त में न्यूजीलैंड ने ये यकतरफा फैसला किया है, और इस यकतरफा फैसले का नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर उसी तरह का खैर सगाली का पैगाम दिया गया, जिसमें अभी T20 जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं करेगा, बल्कि साथ चलेगा। इसी तरह रमीज़ राजा साहब ने भी कहा कि तमाम सूरत हाल होती है तो हम साथ चलने को तैयार होते हैं। देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे साथ कोई भी शख्स जितना मर्जी बुरा करता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपने घुटने टेक देता है, और उसके बाद उनकी तमाम तर शराइत को जो है वो कबूल कर लेता है।
हमें भी अपना सेंटेंस बड़ा क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, अगर कोई हमारी नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रेट करता है, पाकिस्तान का इमेज स्पॉइल करने की कोशिश करता है, तो फिर हमें भी चाहिए कि उनका बाइकाट करें और वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ खेलने से इनकार करें, और हद्दुल मकान कोशिश ये करें कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर हमारे जितने क्रिकेट एम्बेसडर हैं वो दुनिया को एक पैगाम दें। हमारी जो सोशल मीडिया वार है, हमारा जो साइबर नेटवर्क है, इसके तहत पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई वार एंड टेरर की सूरत हाल नहीं, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का खदशा नहीं है। और हम जो है अपने जितने भी हमारे मेहमान हैं, दूसरी टीमें हैं जो पाकिस्तान का विजिट करती हैं, दौरा करती हैं, इससे पहले आपने देखा कि शाही खानदान पाकिस्तान के अंदर आया और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम पे और सेफ्टी के हवाले से जितने भी जो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, दिस वाज अ वेरी हैप्पी ओमेन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी, कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी राजी तस्लीम पेश की। और उनका ये कहना था कि जितनी हम खबरें देखते हैं, जितने मनफी प्रोपेगेंडे देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, हकीकत में हम यहाँ पे आए, बादशाह मस्जिद का भी दौरा किया, दीगर जो तफरीह मुकामात पे भी गए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मजमूमन घटिया मकासद हैं। और आईसीसी पे इंडिया की अगर इजारादारी होती है, जिस तरह वो अपने आप को नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए चीज जो है वो बड़ी खतरनाक साबित होगी और पाकिस्तान को इस लॉबिंग का जो है वो बड़ी स्ट्रांगली और विद द ग्रेट स्ट्रेंथ जवाब देना चाहिए। नहीं वकास साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो हमारे तेज तरीन बॉलर हैं शुएब अख्तर साहब, उन्होंने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि ज़रूरत यह है कि हमें अपना घर ठीक करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि आईसीसी में जाने का कोई फायदा नहीं। तो क्या आपको भी लगता है कि आईसीसी में जाने का कोई फायदा नहीं? और दूसरी बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितनी बड़ी लॉबिंग क्रिएट की जा रही है, तो हमें भी तो जरूरत इस बात की है कि हम उस लॉबिंग का काउंटर करें। हम अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि लॉबी करने के बजाय हम सिर्फ मुरद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं, एक ब्लेम गेम का आगाज हो जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को लीगली अपनी बैटल जो है आईसीसी के अंदर जाके कंटेस्ट करनी चाहिए बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि कोई भी अदारा बनाया जाता है दुनिया के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर लॉज हैं, कोडिफाइड शेप के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान को अंडर द लॉ ऑफ डेफामेशन डैमेजेस जरूर क्लेम करने चाहिए। जो पाकिस्तान की रेपुटेशन को इरिपेरेबल लॉस जो है वो डेंट पड़े हैं, इस हवाले से पाकिस्तान जो है आईसीसी का दरवाजा खटखटा सकती है, एंड वी कैन फाइल सूट इन आईसीसी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो यहाँ पे आई नहीं है, लिहाजा उनका दौरा मनसूख करना दैट वुड बी नॉट अ स्ट्रेंज थिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन जहां तक न्यूजीलैंड की हद तक बात है, तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ वी शुड मूव बिफोर द आईसीसी, और वहां पे जाकर पाकिस्तान को स्ट्रांगली अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए कि ये जो भी सारी एक्टिविटी की गई, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो रेपुटेशन थी, पाकिस्तान की जो इंट्रेगिटी थी, जो सर्वाइवल था, एग्जिस्टेंस था, और हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जो इंट्रेगिटी थी, उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई है, और हम डेफामेशन लेके और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चंबे की बात नहीं है। आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर और सलमान बट के अगेंस्ट जिस न्यूज़पेपर ने इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा लिखा था, उसको सू नहीं किया गया था, लेकिन जब वहां के एक लोकल रेजिडेंट के अगेंस्ट उसी न्यूज़पेपर ने लिखा, तो उसने लॉ ऑफ डेफामेशन के तहत उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करवाई और उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया। हम बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हैं, हम बहुत ज्यादा हेजिटेंट फील करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स को यूज करते हुए, स्पेशली लॉज पर्टेनिंग टू डेफामेशन। लेकिन मैं ही समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर डैमेजेस के हवाले से और डेफामेशन के हवाले से लॉज बड़ा क्लियर है और कैटेगोरिकली इस चीज की वजाहत करते हैं। अगर पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान जाके वहां लीगली अपनी बैटल कंटेस्ट कर सकता है और एक अच्छा मौका अपना पेश कर सकता है। मौके पेश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अब वो वक्त है कि हमें भी थोड़ी सी जारहाना किस्म की पॉलिसी सामने लानी चाहिए, और इस तरह के जो मामलात हैं हमेशा लीन होकर नहीं देखने चाहिए, बल्कि अपने वकार का भी कभी सौदा नहीं करना चाहिए। ये जरूरत है इस वक्त की, और हमें भी दुनिया को दिखाना होगा, और एक जो लॉबी क्रिएट की गई है उस लॉबी को भी तोड़ना पड़ेगा, ताकि जो आइंदा पाकिस्तान की क्रिकेट है वो फरोग पा सके। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करेंगे, और शहजाद अब्रेज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अब बात करेंगे और शहजाद अब्रेज़ खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। इलेक्शन कमीशन की तमाम सूरत हाल आपके सामने रही और अपोजिशन जिस तरह से बातें कर रही है और वफाकी वज़रा जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो शहजाद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि वफाकी वज़रा ये इल्ज़ाम तो लगाते हुए नज़र आए कि अपोजिशन की ज़ुबान बोली जा रही है चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन अब उन्होंने उनकी तकर्री को भी मुतनाज़ बना दिया। उन्होंने कहा ये सीग़े राज की बातें हैं। तो कितना तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शंस पर? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो यकीनी है, क्योंकि सबसे पहले जो वोटिंग मशीन की बात की जा रही है और ज़ाती तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि वोटिंग मशीन के हवाले से रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है वो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही सारे जो मामला देखे जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल वो वोटिंग मशीन के ज़रिए ही जो है वो वोट कास्ट किए जाने चाहिए, ताकि जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर और साफ से शफाफ इंतखाबात हों। तो इसके हवाले में से मेरा ख्याल है कि किसी को भी रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए। लेकिन शहजाद साहब, जिस तरीके से बनाया जा रहा है मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन को, तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठेगा, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो वो रन कर रहे हैं और वफाकी वज़रा जिस तरीके से तनकीद के नश्तर चला रहे हैं, तो ये एक ख़तरनाक बात नहीं है? ये बिल्कुल खतरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि एक आइनी अदारा है और उस आइनी अदारे को अपने आइन के अकॉर्डिंग ही जो अपने फंक्शंस सर अंजाम देने हैं, अपनी सारी प्रोसीडिंग उसको अकॉर्डिंग टू लॉ ही करनी है और वो बेहतर तरीके से अपने फंक्शंस सर अंजाम दे भी रहे हैं। और इसके बावजूद एक गवर्नमेंट में रहते हुए भी और उस पार्ट के ऊपर अपना जो वो मतलब रोल प्ले कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, उनके ऊपर बड़े तंदो तेज निश्तर चला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले जो है इंडिपेंडेंटली करने चाहिए और उनको खुद मुख्तारी के साथ इंडिपेंडेंटली जो अपने बेहतर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईनी कानूनी उसके ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको काम करने की इजाज़त देनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर तनकीद के नश्तर चलाने चाहिए। सही, ना कि उनके ऊपर तनकीद के नश्तर चलाने चाहिए। मैं वकास साहब से जानना चाहूँगा, वकास साहब जैसे आपने भी बात सुनी, शहजाद साहब की बात सुनी और तमाम सूरत हाल आपके भी पेश नज़र है और जिस तरीके से वफाकी वज़रा का रवैया है वो भी एक ख़तरनाक इलामिये की तरफ जा रहा है, ख़तरनाक हद को छू रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस जारी किए, क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ये तमाम बातें आती हैं और क्या आज़म सवाती साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई बहुत बड़े चार्जेस लगा सकता है? देखिए असन अदारों के अंदर जब तक हार्मनी नहीं होगी तब तक जो है सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। लिहाजा वज़रा की तरफ से इतने तुंदो तेज बयानात जो है वो कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, चूंकि ये इलेक्शन कमिश्नर जो था इनकी तरफ से तैनात किया गया है। सेकेंडली जो आपने बात की आज़म स्वाति के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर ख़ैरात मौजूद हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आज़म स्वाति के केस जो है शुरू कर सकते हैं। लिहाजा हमारे जितने भी वफाकी वज़रा हैं, स्पेशली पर्टेनिंग टू ये जो इन्होंने एक तहरीक स्टार्ट की है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट और इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट, उनको जो है दे नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग देयर वर्ड्स इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अगर वो इसी तरह बोलते रहे तो अदारों के अंदर हारमनी की बजाय फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, अदारों के अंदर जो है मजीद कम्प्लेक्सिटी जन्म लेंगी। और अगर आप इसी तरह आईनी अदारों को मलाइन करते रहे, इनकी डिस्प्यूट, इनके रिप्यूट को, इनके डिग्निटी को डिस्पर्स करते रहे, तो अल्टीमेटली एक इम्पैक्ट जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये इनके वज़रा थे जब ये अपोजिशन में बैठे थे तो अदालतों की तकलीफ, अदालतों के तकद्दुस के बारे में लेक्चर देते थे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जब खुद इक़्तिदार में आए तो यही अदालतों पे ये ना सिर्फ तनकीद करते हैं बल्कि इनके आईनी किरदार के ऊपर, जो कि खुद इनके जो है अपॉइंट करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके आईनी किरदार पे बेजा तनकीद करते हैं और उनको कभी मंसूब करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं नून लीग से और कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सेकेंडली जो ईवीएम के किरदार के बारे में आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया के अंदर आज से 20 साल पहले इस प्रैक्टिस को वहां पे आप किया गया और बड़ी सक्सेसफुली आज भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू इलेक्शंस का इंतकाल किया जाता है। एक ईवीएम है, एक बीएमएम है, दोनों पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल मशीन है। बायोमेट्रिक
बैटरी मशीन है और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के अंदर, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर और बाई इलेक्शंस के अंदर दैट वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज कि जब हम इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकते थे और इनका डेमो ले सकते थे, ताकि जनरल इंतखाबात के अंदर जब पूरी कौम के मैंडेट चोरी करने की बात की जाती है, स्पेशली नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी, तो आज कभी ना कभी तो हमें इस तरफ जाना है कि हमने अपने इंतखाबात को फेयरली, जस्टली और ट्रांसपेरेंटली मुनक्कद करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लेना है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं वक़ार साहब, हमें इस तरफ जाना है। और लेकिन आपको क्या यही नहीं लगता कि वफाकी वज़रा जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ईवीएम के हवाले से, जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईवीएम के हवाले से, उनको दूर करने में नाकाम नजर आ रहे हैं? और ये इतने बड़े जुमले बोल देना, और आज़म सवाती साहब ने जैसे पहले इलेक्शन कमीशन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया कि आप तो हमेशा धांधली करते हुए आते हैं, अभी उन्होंने उनके तकर्रुर को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि वो राज हैं, वो पर्दे में रहे, वो तमाम के तमाम राज जो हैं वो पर्दे में हैं, तो अब तो इनसे ऊपर से पर्दा उठाना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स की, कि जब भी इन्होंने कोई इस तरह की बात या कोई सस्पेंस या मिस्टीरियस थिंग को क्रिएट करना हो, तो उसमें हमेशा ये बात कही जाती है कि पर्दे में रहने दें, सीधा राज में रहने दें। हालांकि ये बात का बतंगर बनाने में या राय का पहाड़ बनाने के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं, और इसके अंदर कोई ऐसे राज की बात नहीं, इनका अपना तैनात करता ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर कोई राज की बात है, अगर ये समझते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करवा सकता, या इनके पास में कोई मिसकंडक्ट है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको रिमूव करने का वही तरीकाकार है जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का तरीकाकार है, जो आर्टिकल 209 में हमने पाकिस्तान के अंदर लिखा है। बजाय इसके कि आप इनका मीडिया ट्रायल करें, मीडिया पे आके इनके खिलाफ बातें करें और आप एक आईनी अदारे की साफ को डिस्पर्स करें। यू हैव द फॉरन, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट हैं। अगर आपको किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अदारे से रिलेटेड ऑफिसर से कोई मसला है, तो आपके पास तमाम फोरम्स अवेलेबल है, और खुदारा इनका मीडिया ट्रायल करने की बजाय या मीडिया पे आके इनके खिलाफ पोल बकने की बजाय आप फोरम पे जाए और वहां पे जाकर बात करें। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जितना भी आईनी प्रोसेस है, इसको आप बिल्कुल विक्टिमाइज ना करेंगे, इसको निशाना ना बनाए। सही, निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपके पास फॉरम मौजूद हैं उन फॉरम्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब सवालात तो बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि आज़म सवाती साहब ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, तो इनका जवाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके जवाब तलाश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इदारे को जो मुतनाज़ बनाया गया, इदारे के जो अहदेदार है उसको मुतनाज़ बनाया गया, तो इसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं उनको दूर किया जा सके। महंगाई के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। शहजाद साहब, महंगाई आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है, रोज एक नया महंगाई का बम गिरता है। आपको क्या लगता है कि अब अवाम सड़कों पर आए? जी बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं वो इस चीज की गुमाजी कर रहे हैं, वो इस चीज की पेशन गोई कर रहे हैं कि जिस तरह से ये रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने दौरान इंतखाबी मुहिम बड़े बड़े वादे किए, दावे किए और अवाम को सबज बाग दिखाए, और इन्होंने कहा जी हम दौरे इक़्तिदार में आते ही जो है वो सारी महंगाई जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे, अवाम को ज़रूरत ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज के ऊपर फराहम करेंगे। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि यही हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब है यही कहा करते थे कि जिस दौरे हुकूमत के अंदर मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाए, डॉलर के रेट्स ऊपर चले जाएं, पेट्रोल के नरहों में इजाफा हो जाए, ऑयल बढ़ जाए और इशे खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाएं, तो उस मुल्क का जो वजीर आज़म है वो चोर होता है। तो अब बजाते खुद ही वजीर आज़म है, और अब इनको जस्टिफाई करना चाहिए कि अब हर चीज़ के दाम जो हैं वो अवाम की कुव्वत खरीद से तजावज़ करते जा रहे हैं, डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के बिलों के अंदर होशरबा इजाफा होता जा रहा है, गैस के बिल जो है वो अवाम की कुव्वत से तजावज़ करते जा रहे हैं, और गरीब अवाम सिसकियों आहों और बेबसी की जो है वो अजीबो गरीब कैफियत के अंदर मुब्तला हो चुका है। किसान, हारी, मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है,
वो कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। इन्होंने कहा लेकिन शहजाद साहब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आप सही बात कर रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर अवाम अब सड़कों पर आ गए तो हुकूमत किस तरीके से उन्हें काबू करेगी, हुकूमत किस तरीके से उनको तसल्ली देगी, क्योंकि हालात जो हैं वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं, अपोजिशन भी और दीगर तहरीकें भी शुरू हो रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे यही ख्याल करता हूँ कि कबल इसके कि अवाम सड़कों पे आए और इनको इक़्तिदार के ईवानों से घसीट कर उनके गिरबानों से पकड़ के इनको बाहर निकाले। इससे कबल इनको जो है वो फौरी तौर पे इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब को अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी और डे एंड नाइट इनको काम करना पड़ेगा। और खास तौर पे जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए, बिजली के नरहों को कंट्रोल करने के लिए, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, घी, फल, सब्जियां, दाल, रोटी, नान, ये सारी चीजें। और देखिए आप इस वक्त इलाज जो है वो बहुत महंगा, तलीम जो है वो बहुत महंगी हो चुका है। हालांकि इन्होंने तो कहा था कि हम अपने दौरे हुकूमत के अंदर आवाम को सस्ता इलाजो मुआवजे की सहूलियत फराहम करेंगे, उनके डोर स्टेप के ऊपर करेंगे, तलीम जो है वो मियारी दी जाएगी। जबकि आप देखिए कि तलीम का इन्होंने कला कमा कर दिया है और जिस तरह से आए रोज ये स्कूल ऑन एंड ऑफ करते जा रहे हैं। स्कूल वो वाहिद इदारे हैं कि जो SOPs को मुकम्मल तौर पे फॉलो करते हैं। सैनिटाइजर गेट जो है वो नस्ब किए गए हैं, बच्चे जो है वो मास्क पहन के आ रहे हैं, ग्लव्स पहन के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। टीचर्स वैक्सीनेटेड हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड है। इसके बावजूद ये तलीम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तलीम को वैसे ही खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि तरक्की याफ्ता और महज़ब जो कौमें हैं वो दुनिया के अंदर उभरी ही तलीम की बदौलत हैं। और ये अगर तलीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, इलाज मुआवजा की सहूलियत अवाम से कोसों दूर जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सारे सिनेरियो के जो है पेश नज़र इस बात का खदशा है कि अवाम जो है वो सड़कों पे बिल्कुल आ सकते हैं। और जब अवाम पे जिंदगी इतनी तंग कर दी जाएगी, गरीब आदमी के लिए अपने बच्चों की और अपने अहले खाना की कफालत करना जो है वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो जाएगा, तो डेफिनेटली हालात जो है वो दगरगू हो सकते हैं। कबल इसके कि अवाम कोई भी ऐसा जो है वो ओछा हथकंडा इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएं और हुकूमत के खिलाफ जो सीसा पलाई हुई दीवार बन के कलेक्टिवली मनहसल कौम जो है वो सड़कों पे आ जाए। इससे कबल इनको डेफिनेटली जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे, जो नारे लगाए थे, जो दावे किए थे, अवाम को सबक बाग दिखाए, तो उनको प्रैक्टिकली और मोटिवेशन की दुनिया से और ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल के अवाम को उनकी दहलीज के ऊपर वो सहूलियत फराहम करनी चाहिए। और वैसे भी इनका जो हुकूमती जो टाइम है वो वैसे ही 1.5 साल ऑलमोस्ट और 1.25 साल पीछे बचता है। और इस दौरान मैं समझता हूँ अगर इन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ भी मूव करना है तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। सही ये चीजें बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर मजीद मौकिफ मैं आपसे लेता हूं शहजाद साहब, इसी के ऊपर आपसे मैं मजीद थोड़ा सा मौकिफ लूंगा अपोजिशन के हवाले से भी। लेकिन वकास अब्रेज खान साहब आपकी जानिब आ रहा हूं, शरह सूद में भी इजाफा हो गया, जैसे कि शहजाद साहब ने भी महंगाई की बहुत सी चीजें गिनवा दी कि हर शोबे जिंदगी मुतासिर हो चुकी है महंगाई की वजह से। तो अभी रोज बम गिरता है महंगाई का, शरह सूद में इजाफा हो गया, स्टेट बैंक ने तशवीश का इजहार कर दिया, रुपए की जो कदर है वो 4.1% गिर गई है। कोई पॉलिसी है या नहीं, कोई पॉलिसी सामने नजर आती है इस हवाले से? देखिए ऐसा मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर आप डॉक्टर से कपड़े सिलाई करवाएंगे और दर्जी से ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर पेट भी फटेगा और कपड़ों का भी सवासत का नाश होगा। मीनिंग देयर बाय राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इनकी हुकूमत के अंदर कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। बारहा FBR के चेयरमैन को बदला जाता है, बारहा के अंदर रद्द-बदल किए जाते हैं। आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ और एक परसिस्टेंट विजन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। और बारहा आप अपनी टीम पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपने की प्लेयर्स को जब उनकी पोजीशंस को बदलते हैं तो अल्टीमेटली ये चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। दूसरी जो बात है, रुपए की जो कीमत इस वक्त गिर चुकी है और डॉलर की कीमत जो है 170 पे चली गई है। 2018 में देखे तो ये डॉलर की कीमत जो 28 पे थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब बात करते थे कि डॉलर की कीमत जब बढ़ती है तो कौम मकरूज होती है। नहीं, उस टाइम तो वो कहते थे 64 रुपए होना चाहिए। उस टाइम तो वो कहते थे कि 64 रुपए होना चाहिए, बल्कि इससे भी कम हो। और आज जब 170 पे चला गया तो आज के पास बहुत सारी डिस्कशन है और कौन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि
हम पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की कीमत ये है, ये अवाम का उसूल है, ये अवाम से बात दिखाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, और ये वो तमाम की तमाम घिसी पिटी बातें हैं जो कंटेनर पे खड़े होकर ये करते थे। लेकिन आज ये कमिट पे बैठे, आज ये बैठे। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप इन अवाम के पास जब वापस जाएंगे तो आप अवाम के पास अपना क्या डिलीवरेंस का वहां पे एविडेंस रखेंगे कि हमने आपके लिए क्या किया। जिस तरह से साहब ने बात की कि हमारा जो इस वक्त सेहत का निजाम है वो हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम तबाही और बर्बादी के दहाने पे खड़ा है। जो एक किसान है, खाली है, एक आम शख्स है, उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। और जो शराब की बात वो इंडस्ट्रीज के लिए ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा पार्सल है। जब तक आप इन चीजों पे कंसंट्रेट और फोकस नहीं करेंगे, आप ये भूल जाएं कि 2023 के इलेक्शंस के अंदर जो है आपको कोई किसी किस्म की कुव्वत सपोर्ट कर सकती है या आपको कुछ बता सकता है कि आवाम जो है आपको वोट्स देगी। लिहाजा जब तक जो डिलीवरेंस का सफर है आम आवाम तक नहीं पहुंचेगा, सही बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आवाम जो है आपको अगले इलेक्शन में वोट देते हुए तब तक नजर आएंगे जब कोई पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी वजह करेंगे। पॉलिसी हमें कोई नजर नहीं आई, बल्कि पॉलिसी में कोई किसी किस्म का तसलसल नजर नहीं आया, बार बार तब्दीली हमें देखने को मिलती रही। शहजाद साहब आपकी जाने वापस आ रहा हूं। जिस तरीके से हमने आवाम के बाहर निकलने की बात की, तो क्या आपको यह लगता है महंगाई का जिन तो हुकूमत काबू कर नहीं पा रही, अगर आवाम सड़कों पर निकलते हैं तो वो अपोजिशन के पीछे निकलेंगे, या क्या सिनेरियो बनता दिखाई देता है? अपोजिशन भी तहरीकें चलाने की बात कर चुकी है, लेकिन अगर अभी देखा जाए पीपी ने तहरीक चलाई, कॉल दी, आवाम नहीं उनके पीछे निकले, क्या वजूहात हैं? अभी कोई अपोजिशन के साथ आवाम निकलती हुई नजर आती है? जी बिल्कुल, हालात अगर इसी तरह रहे तो यकीनन जो अपोजिशन के साथ ही अवाम निकलेंगे। इवन आप ये देखें कि यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे कि जब दीगर हुकूमतों के अभी 2 साल बरसर इक़्तिदार में होते थे और ये 2.5 साल भी वो मुकम्मल नहीं करते थे और ये फौरी तौर पे मुख्तलिफ तहरीकें चलाते, कभी बिजली के बिलों को फाड़ते और कभी कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान साहब बढ़ के मारते और उनके ऊपर लान तान करते, उनको क्रिटिसाइज किया जाता और उनके ऊपर तनकीद के जो है वो नश्तर चलाए जाते रहे। और जब इनका अपना दौरे हुकूमत आया तो फिर डेफिनेटली इनको अवाम के जो वसी तर मुफाद की खातिर अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की ज़रूरत है और फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है, अवाम दोस्त पॉलिसीज लानी, और अपनी जो दूरस्त जो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनको अब अवाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने अवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया, अवाम इंतहाई कसम पुसर की जिंदगी बसर करने पे मजबूर हो चुके हैं। और इस सारे सिनेरियो में देखें कि अवाम तो अब कोई भी सहारा ढूंढ रहे हैं, वो चाहे अपोजिशन की शक्ल में हो, किसी भी लीडर की शक्ल में हो, या बजाते खुद भी वो सड़कों के ऊपर निकल आए। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि अगर हालात इसी चीज की तरफ ही मुसलसल जाते रहे तो फिर अवाम डेफिनेटली सड़कों पे होंगे। देखें, जब गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो गरीब के बच्चों को जो है वो प्रॉपर तरीके से 2 वक्त की रोटी में असर नहीं आएगी, उनको अपना तन ढांपने के लिए कपड़ा में असर नहीं आएगा, रहने के लिए घर छत नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली फिर वो हुक्मरानों के गिरेबानों को नोचेंगे, उनको गिरेबानों से घसीट कर इक़्तिदार के वानों से बाहर निकालेंगे। इन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपने वोट की ताकत से इनको जो है वो इक़्तिदार के वानों में पहुंचाया और इनकी बहुत सारी उम्मीदें जो है अवाम की इमरान खान साहब के साथ वाबस्ता थी कि इमरान खान साहब आएंगे, तब्दीली के जो दावे करते थे और जो वादे करते थे, जो मोटिवेशन देते थे गरीब अवाम की बात की। इन्होंने अपनी स्ट्रगल है पॉलिटिकल, उसके अंदर 20 साल तक ये अवाम की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो विदालादीन लैंप हम इस एक दफा ही अपना चिराग रगड़ेंगे और अवाम की जो सहूलियात है, तमाम बेसिक जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उनकी दहलीज के ऊपर हम फराहम करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत से नाला हो चुके। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपना जो है वो पॉजिटिव एक किरदार अदा करने में, अवाम को दूरस्त नताइज देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है अवाम इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपना अलम बुलंद करेंगे और इसको घर में भेजने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सही, घर में भेजने के लिए कोई कसर तो उठा नहीं रखेंगे। जैसे आपने कहा कि चिराग रगड़ने की बात हो रही थी और उन्होंने कोशिश की कि ऐसा चिराग रगड़ें कि हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा चिराग रगड़ा गया कि उसमें से जो जिन आया बाहर, उसने हालात को मजीद खराब कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन क्या कैश करा पाएगी इस मौके को?
मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के पास ये बड़ा एक सुनहरी मौका है, और जिस तरह से गवर्नमेंट अगेन अपनी सारी क्रूअल पॉलिसीज को अवाम के ऊपर मुसल्लत कर रही है, और जो भी इन्होंने मोस्टली पॉलिसीज अपनी लेके आ रहे हैं। देखिए, अब 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, और 3-4 दिन पहले बिजली के निरखों में इजाफा किया जा रहा है मुसलसल। आप किसी रेडीबान की जिंदगी का आप को एनालाइज करें, उसका आप जायजा लें। आप किसी किसान, किसी मजदूर, किसी हारी को देखें, आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर देखें। डिजिटल मीडिया का दौर है, 5th जनरेशन वॉर ऑफ साइबर चल रही है। पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं। रेडीबान से लेके हर बंदा जो है वो उसकी सोशल जो है वो दस्तरस है, और वो समझता है ज़ाती तौर पे अपना बुरा भला, और वो अब तमाम जो हुकूमती जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो स्टेट की तरफ से उसकी बुनियादी हक हैं, वो उसको ज़ाती तौर पे सही मिलने चाहिए। और इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट ना किया तो उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वकास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ रहे और शहजाद साहब हमारे साथ रहे। आप दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। अगर महंगाई का जिन इसी तरह बोतल से बाहर रहा तो फिर अवाम सड़कों पर होंगे और अवाम बाहर आएंगे, और फिर अवाम को अंदर भेजना मुश्किल हो जाएगा। और इन हालात में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो इन तमाम मसाइल के तदारुक के लिए हुकूमत को सोचना होगा और बारहा सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।